दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 50 दिनों के पुलिस के जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के क्रम में गाड़ी के अंदर एक बूंद खून मिलता है और इसी एक बूंद खून से गायब हुई लड़की का सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी और पूरी कहानी के साजिश के बारे में जानेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। दोस्तों, ये कहानी मुंबई में रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की है। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्रांड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में स्थित अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। पढ़ाई करने के बाद कीर्ति ने मुंबई में अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती हैं और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे 2 दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती हैं। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे। तभी कीर्ति की मां घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को कॉल लगाती हैं। पिछली रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयास के बावजूद कीर्ति की मां कीर्ति को संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति काम में लगी होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इसलिए वो भी कीर्ति को फ़ोन करना छोड़ देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। अब शाम हो चली थी और कीर्ति के ऑफिस आने का समय हो चुका था, मगर वो समय पर ऑफिस से वापस नहीं आती हैं। जब समय कुछ ज़्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वो अब कीर्ति के ऑफिस में फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति ऑफिस आई ही नहीं है, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों को फ़ोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार बात पिछली रात ही हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के 2 दोस्त सिद्धेश तमहनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की कार में ही ऑफिस निकली थी, मगर रास्ते में ही कीर्ति ने उनसे कहा कि मुझे ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप कर दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी से मिलना है और यहाँ से मैं ट्रेन से ऑफिस चली जाऊँगी। इन दोनों दोस्तों के बयान के पुष्टि के बाद पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं। तो सीसीटीवी में साफ नज़र आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से उतरती है। वहाँ सिद्धेश और खुशी पहले से ही अपनी कार लेकर खड़े थे। इसी कार में कीर्ति बैठती है और कार आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ कीर्ति को देखा गया था। इसलिए पुलिस इन दोनों को
इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं और इन दोनों से पुलिस छोटी सी छोटी जानकारी बताने के लिए कहते हैं। ये दोनों पुलिस के जांच में पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ देखा गया था, तो लोग शक करते हैं कि इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। मगर कई दिनों के पुलिस के जांच में ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिद्धेश और खुशी पुलिस का लगातार सहयोग भी करते रहते हैं। पुलिस के नज़र में दो सस्पेक्ट थे मगर उनको बेगुनाह साबित कर दिया गया था। पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि दिन बीतते जा रहे थे और कीर्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। ये मामला धीरे धीरे देश भर में तूल भी पकड़ने लगा था क्योंकि कीर्ति जिस सैलून में काम किया करती थी वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का ही था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चलता है तो कीर्ति के दोस्तों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी ट्विटर पर लोगों से कीर्ति को ढूंढने की अपील करते हैं। कई दिनों तक जब पुलिस कीर्ति को ढूंढने में नाकाम रहती है तो मामला अब मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाता है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर सस्पेक्ट और आसपास के लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाता है और उन सभी से एक लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश और खुशी सहजवानी के साथ दिखी थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कहती हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने कीर्ति को अपनी कार में लिफ्ट दी थी और उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ग्रांड रोड स्टेशन की तरफ पहुंचकर कीर्ति वहां पर उतर गई थी। मगर जैसा उन्होंने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के तरफ ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के कार में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कार के भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पे लगे किसी सीसीटीवी में कैद होती हैं और ना ही सिद्धेश तमनकर के कार में लगे सीसीटीवी से इन दोनों को 16 मार्च 2018 को स्टेशन के तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल कि पहले कीर्ति ने कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वो ग्रांड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि दोनों क्राइम सस्पेक्ट ने अपना बयान बदल दिया था। इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है कि और इन दोनों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगती है। इसके अलावा फ़ोन रिकॉर्ड की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चलता है और ये दोनों आज़ाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकलते थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिग्गी में से खून की एक बूंद बरामद की गई थी। जब इस एक बूंद का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलन कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गया।
मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का था। कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद अब पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है कि दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि ये दोनों रास्ते में ही कीर्ति को उतार दिया था। उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई है। और जब पुलिस वाले कार की डिग्गी में पड़े कीर्ति के एक बूंद खून के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। और फिर एक समय बाद पुलिस के कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लैंड में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी जूनियर के तौर पर काम करती थी। कीर्ति के जूनियर के तौर पर काम कर रही थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों में वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती हैं और उससे कहती हैं कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लें, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती हैं तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब कीर्ति सिद्धेश को नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश अपना परफॉर्मेंस सुधारने में भी नाकाम था। अब यहीं पर सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों के साथ कार में बैठ जाती हैं। कीर्ति के कार में बैठ जाने के बाद ये दोनों कार को सुनसान इलाके में ले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वो सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति जवाब देती हैं कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में जवाब दिया जाएगा। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत हो जाने के बाद अब ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए ये दोनों कार के सनरूफ को ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर के पास जाकर कार को धुलवा लेते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति के खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक ना हो। कार की धुलाई कराने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब ये दोनों कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर किस्मत से कार को धोने वाला डिग्गी की अच्छे से सफाई करने में नाकाम हो जाता है और कीर्ति की खून की एक बूंद कार के डिग्गी में रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है।
इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग और पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी बाहर आ चुकी हैं, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, इनके किए की सजा अदालत से इनको मिल जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश तमनकर को और खुशी सहजवानी को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लगातार ऐसी ही क्राइम की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।